सबसे हाईएस्ट इंसिडेंस पे अभी फिलहाल इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर है। डेथ का भी बहुत बड़ा कॉज है, इट्स नंबर 1 कॉज। आई थिंक हीना खान को ट्रिपल नेगेटिव और BRCA1 पॉजिटिव कैंसर। तो डज ब्रेस्ट साइज आल्सो हैज एनी रोल इन ब्रेस्ट कैंसर? तो इनडायरेक्टली आई वुड से कि उसका मोर्टालिटी डेथ इंडिया में ज्यादा है कंपेयरिंग टू रेस्ट, क्योंकि वहाँ के लोग जल्दी आ जाते हैं एट अ अर्ली स्टेज और यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का एक बड़ा दूसरा रीजन है ओबेसिटी। तो जेनेटिक विल जस्ट लोड द बुलेट बट द ट्रिगर इज पुल्ड बाय योर लाइफस्टाइल। दूसरा फियर तो ट्रीटमेंट का फियर है कि कीमो लिया तो बाल चले जाएंगे, सर्जरी हुई तो एज यू राइटली सेड के ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ये भी देखा कि एक 14 साल की बच्ची को भी ब्रेस्ट कैंसर का केस निकला है, जो यंगेस्ट से यंगेस्ट भी है, जो शादी नहीं कर रहे हैं वर्सेस जो प्रॉब्ली 34-35 में बच्चा कर रहे हैं। कौन ज्यादा प्रोन है टू गेट ब्रेस्ट कैंसर? तो बोथ। क्या करना चाहिए सेल्फ एग्जामिनेशन में? सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में लाइक कितने मिनट लगते हैं ये टेस्ट करने में? 3 मिनट। 3 मिनट का टेस्ट है। कि सबसे ज़्यादा यही का रोल मुझे लगता है कि पेशेंट की लाइफ में ज़्यादा है डॉक्टर की लाइफ से, क्योंकि अब वो चैट जीपीटी में पढ़ के हमें क्वेश्चंस पूछते हैं। बट लास्ट थिंग दैट यू रियली वांट टू से आउट लाउड टू पीपल लिसनिंग? आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से वेलकम टू लेवल अप विद अनोना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो आज का टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर, मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी और कोशिश कर रही थी कि इसके इतना प्रिवेलिंग हो चुका है और ये बहुत बड़ा इशू होता जा रहा है कि हेल्थ रिलेटेड वो अमेरिकन सोसाइटी की तरफ हम जाते जाते काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें सुधारने की ज़रूरत है। और अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो जितना डेटा, मैं आपसे उसी से शुरुआत करूँगी, बट जितना डेटा मैं पढ़ रही थी, विमेन में वह टॉप कॉज है, जो टॉप रीजन है कैंसर होने का, एंड टॉप कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होता जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एंड अवेयरनेस फैलाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्टिकुलर कैंसर में। दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि जितना ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस, वो जो सेल्फ एग्जामिनेशन वाला सिचुएशन लोगों को पता होगा आई गेस, तो उतना ज़्यादा जल्दी डायग्नोसिस इस कैंसर का हो सकता है। तो ये एपिसोड आपके लिए, आपकी सिस्टर, फैमिली, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई अगेन से थैंक यू टू यू आज इतनी इम्पोर्टेंट एपिसोड पे हमारे साथ आने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप कि मैं जस्टिस कर पाऊँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, एज यू सेड, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया करंटली। तो आई होप मैं जस्टिस दे पाऊँ इस टॉप को, और आई होप अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए। तो मैं आपसे शुरुआती इस चीज़ से करती हूँ, जो डेटा अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज द करंट सिचुएशन? ब्रेस्ट कैंसर इस समय कौन सी सिचुएशन में इंडिया में? सो ब्रेस्ट कैंसर अभी बोथ मेल्स और फीमेल्स के कैंसर देखे तो उसमें सबसे हाईएस्ट इंसिडेंस पे अभी फिलहाल इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर है। एंड ऑलमोस्ट 1 in 28 females in India are suffering on an average from breast cancer. So 28 में से 1 फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये इंसिडेंस थोड़ा अर्बन इंडिया में ज़्यादा है, मतलब मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है, और अगर रूरल इंडिया में देखें तो probably it's 1 in 40 females who are suffering from breast cancer. So धीरे धीरे ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इतना बढ़ गया है, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ मॉर्टालिटी, मतलब डेथ का भी बहुत बड़ा कॉज है। विमेन में तो स्पेशली इट्स नंबर 1 कॉज। मेल और फीमेल्स में अभी लंग है, बट ब्रेस्ट इज ऑल्सो रीचिंग टुवर्ड्स द टॉप बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इंसिडेंस। पर जो आपने बोला कि रिसेंटली बढ़ गया और दूसरा अर्बन एरियाज में ज्यादा है, व्हाट इज द रीजन? रिसेंटली इतना ग्रेजुअली क्यों बढ़ रहा है? सो एज वी ऑल नो कि हम पूरे वेस्टर्न डाइट की तरफ, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं इन अ लॉट ऑफ वेज। तो सेम वही सारे रीजंस है। सो वेस्टर्न इंडिया में अगर आप देखें, इंडिया इज स्टिल बिहाइंड वेस्ट इन इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो वेस्टर्न इंडिया में इट्स ऑलमोस्ट 1 in 8 वुमेन, वी स्टिल हैव 1 in 28 वुमेन, बट वेस्टर्न इंडिया में 1 in 8 वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। वहाँ मॉर्टालिटी कम है इंडिया से, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बेटर है, वहाँ पीपल आर मोर अवेयर एज वी नो, एंड ऑब्वियसली द ट्रीटमेंट एक्सेस वो थोड़ा बेटर है इंडिया से। So coming back to your question कि क्यों इंडिया में भी बढ़ रहा है, बिकॉज मेनली बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द फूड जो हम अभी लेते हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड,
जो भी जंक फूड हम डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, वो सब रीजंस है कि ब्रेस्ट कैंसर धीरे धीरे बढ़ रहा है. अनदर रीजन इज द रिप्रोडक्टिव रीजन, व्हाट वी से इन फीमेल्स, के वी आर सो बिजी नाउ, वी ऑल have become independent females and we are ambitious, we work hard, and we don't have time for ourselves, we don't have time for the things which were important or which are still important, but we do it at a later stage जब हम अपने करियर को सेट कर लेते हैं. तो I have been trained from Bangalore, I was 6 years in Bangalore working in a corporate hospital. So I have seen कि वहाँ पे there are a lot of females coming from all over the India, leaving their families behind to work. So obviously they focus, their main focus is on work, and in that, like late marriages, late childbirths, the time to breastfeeding वो कम हो जाता है. So those are all the reasons, which is kind of a Western lifestyle. So those are the reasons why breast cancer is increasing. Another reason is कि मैंने राजस्थान में भी काम किया है, in a tier 2 city, tier 3 city, where the reason is lack of awareness. तो even when they come at a very late stage. So that is मतलब ये आप also बहुत the सही reason. बोल रहे हो. जब मैंने इवन मैं भी जब स्टडी करी थी डेटा एंड एवरीथिंग, तो दिस इज वेरी ट्रू जो आपने बोला ना कि इंडिया में रेट मतलब 1 in 28 है कंपेयरिंग टू वेस्टर्न, जिसमें 1 in 8 women ब्रेस्ट कैंसर है. बट मोर्टालिटी डेथ इंडिया में ज्यादा है कंपेयरिंग टू रेस्ट, क्योंकि वहाँ के लोग जल्दी आ जाते हैं एट अ अर्ली स्टेज, और यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है. तो जब तक लेट हो जाता है, स्टेज 4 स्टेज 5 पहुंचते हैं, तब तक लोगों को पता चलता है. दैट्स व्हाई और दूसरा कि यहाँ पे स्क्रीनिंग अवेयरनेस भी कम है. कोई जाके अपना जस्ट कोई हेल्दी फीमेल या हेल्दी मैन कोई अपना स्क्रीनिंग करवाता नहीं है विदाउट एनी रीजन. इनफैक्ट उनको कभी कुछ लगता भी है कि कुछ अबनॉर्मल है, तो वो उसको और भी डिले करते रहते हैं. तो वो अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता, इसीलिए फिर मोर्टालिटी बढ़ जाती है. नहीं, इसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए. आई विल गेट इनटू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, लाइफस्टाइल से लेके स्क्रीनिंग से लेके हर चीज. बट उससे पहले मैं शुरुआत में आपसे एक बार, जो ब्रेस्ट कैंसर हम बात कर रहे हैं, होता क्या है, व्हाट हैपेंस जब ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं, क्या होता है? तो जैसे हर कैंसर में जो भी सिम्टम्स आते हैं, सेम ब्रेस्ट कैंसर में हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो अपने सेल्स को ग्रो करने से अटकाता है. तो जब ये मैकेनिज्म में कुछ म्यूटेशंस के कारण, कुछ जीन्स के कारण, जब ये मैकेनिज्म बिगड़ जाती है, जैसे कोई मशीन है और उसमें इंजन चल रहा है, बट ये इंजन किसी रीजन से, कोई भी रीजन से खराब हो जाता है, तो फिर वो जो सेल्स हैं हमारे अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ने लगते हैं. और जब ये ब्रेस्ट टिश्यू में ये जब सेल्स बढ़ने लगते हैं, तो वो ब्रेस्ट कैंसर होता है. ब्रेस्ट कैंसर में उसमें कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि जीन्स, डिफेक्टिव जीन्स, जो BRCA1 BRCA2 जो हमने बहुत सुना है. दूसरा ये जो भी पॉल्यूटेंट्स और रेडिएशन एक्सपोजर और ईस्ट्रोजन एक्सपोजर जो फीमेल्स में स्पेशली कॉमनली पाया जाता है. तो वो सारे रीजंस है जिससे ये टिश्यू, ये सेल्स का जो अपना डेथ का मैकेनिज्म है वो खराब हो जाता है और वो बढ़ते रहता है. सेल्स डेथ का मैकेनिज्म मतलब जो सेल मरने चाहिए थे वो मरते नहीं है. मरते नहीं है और वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते रहते हैं. ओके, तो जब तो पर व्हाट इज द रीजन जो आप ये बोल रहे हो सारी चीजें कि जीन्स का, और तो ये क्या करते हैं, व्हाट हैपेंस कि ये जीन है, सपोज जैसे आपने BRCA1 BRCA2 बोला कि वो जीन है, तो उससे ये डेथ नहीं हुआ इन सेल्स का, क्या वो बस डेथ मतलब सेल्स को म्यूटेट करते रहते हैं, व्हाट हैपेंस? सो व्हाट हैपेंस इज, हमारे शरीर में जो भी सेल्स है वो वैसे भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं और मरते रहते हैं. तो इट डिवाइड्स और वो मरते हैं. पुराने सेल्स मर जाते हैं और नए सेल्स डेवलप होते हैं. तो ये मैकेनिज्म जो BRCA1 BRCA2 है, वो हमारे ब्रेस्ट कैंसर में स्पेशली एक गार्डियन की तरह एक्ट करता है. कि कोई भी खराब सेल आता है तो ये उसको आइडेंटिफाई करके मार देता है. ओके, तो जब ये BRCA1 BRCA2 म्यूटेट हो जाता है, मतलब उसमें ये जो भी फीमेल्स में BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन होते हैं, उसमें मतलब उनका डेफिशिएंसी होता है, मतलब ये सेल्स ही कम है, ये सेल्स वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और फिर वो उनको मार नहीं पाते. तो उस हिसाब से फिर ये सेल्स बढ़ते रहते हैं और फाइनली ब्रेस्ट कैंसर में चेंज हो जाते हैं. और उसमें दूसरे बहुत सारे, नॉट जस्ट BRCA1 BRCA2 सिर्फ 10-15% फीमेल्स में पाया जाता है, बट बाकी भी ये जो मल्टीपल रीजंस है, जैसे कि ईस्ट्रोजन एक्सपोजर और बहुत सारे दूसरे रिस्क फैक्टर्स है, वो भी ये सेम तरीके से एक्ट करते हैं. क्या ईस्ट्रोजन एक्सपोजर क्या होता है? सो ईस्ट्रोजन एक्सपोजर मतलब एज वी नो कि ब्रेस्ट कैंसर में उन फीमेल्स का रिस्क बढ़ता है
जिसमें अर्ली मेनार्की, मतलब हमारा पीरियड जल्दी आना, पीरियड लेट एंड होना, फिर लेट मैरिजेस के कारण लेट बच्चे होना, ब्रेस्ट फीडिंग कम होना. सो जब फीमेल्स ब्रेस्ट फीड करते हैं तब उनको पीरियड्स नहीं आते, क्योंकि उस टाइम का उनका एस्ट्रोजन एक्सपोजर कम हो जाता है. तो पीरियड्स के टाइम एस्ट्रोजन ज्यादा बनता है, ऐसा आप बोल रहे हो? पीरियड्स के टाइम एस्ट्रोजन ज्यादा, क्योंकि वो हमारी साइकिल नॉर्मलाइज हो जाती है तो एस्ट्रोजन बनता रहता है. बट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग वो मैकेनिज्म, वो हमारे जो शरीर में वो जो चल रहा है वो कम रहता है, तो एस्ट्रोजन एक्सपोजर नहीं होता. इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है फॉर सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर. नहीं, तो एस्ट्रोजन आप बोल रहे हो, एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन, आप ऐसा बोल रहे हो. ये हार्मोन जनरली विमेन में होता ही होता है. हाँ. राइट. तो ये ज्यादा, मतलब जैसे आपने बोला कि पीरियड्स जिसके स्टार्ट जल्दी होगा और जिसके एंड लेट हुआ, तो वो एक्सपोज्ड है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा का. हाँ. उसका क्योंकि एक्सपोजर ओवर द इयर्स ज्यादा हुआ, क्योंकि ज्यादा अच्छा ज्यादा साइकिल्स आए हमें उस टाइम पे, तो हार्मोन्स, सो बिकॉज ऑफ दैट. तो ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये सब ईस्ट्रोजन रिलेटेड कैंसर है. तो जिसमें ईस्ट्रोजन एक्सपोजर ज्यादा होता है उनको ये कैंसर होने का चांस ज्यादा रहता है. एक्सपोजर मतलब क्या होता है? एस्ट्रोजन मतलब जो पूरी लाइफ टाइम में आपका ईस्ट्रोजन का साइकिल्स जो बढ़ता रहता है, मतलब जब आप मेनोपॉज में आ जाते हो तब आपका ये ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना धीरे धीरे कम हो जाता है. ओके. क्योंकि ओवरीज शट डाउन हो जाती है. ऐसा क्या करता है ये हार्मोन कि इतने सारे कैंसर कर देता है? नहीं, सो ईस्ट्रोजन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स अपने फीमेल्स में. तो बेसिकली फॉर रिप्रोडक्शन दैट इज इम्पोर्टेंट. इट हमें वो अभी फीमेल्स को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता? क्योंकि उनमें ये ईस्ट्रोजन हार्मोन्स मेल हार्मोन से ज्यादा होता है. इसलिए ईस्ट्रोजन प्रोटेक्ट्स योर हार्ट. ईस्ट्रोजन से बोन प्रोटेक्शन होता है. तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन, बट एवरीथिंग हैज टू बी इन अ बैलेंस. तो ये जब बैलेंस टूटता है, द नेचर इज मेड इन सच अ वे कि वो हमें बैलेंस देता है कि ये ईस्ट्रोजन हमें प्रोटेक्ट भी करता है. जब ज्यादा एक्सपोजर होता है तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है. तो जब हम ये नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग के गाइडलाइंस में है कि डू इट फॉर दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, पर जब हम ये नेचर के अगेंस्ट जाके फॉर वॉट एवर मल्टीपल रीजन, हम लेट ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ, लेट ब्रेस्ट फीडिंग, चाइल्ड बर्थ नहीं कर, बहुत ज्यादा बच्चे नाउ 30 के बाद ही सब बच्चे कर रहे हैं, तो वो सारे रीजंस है जो नेचर के खिलाफ जा रहे हैं और हमें उसका, तो इसकी वजह से भी जो सेल्स है वो मरते नहीं है, नए म्यूटेट होते रहते हैं. और आपने जो बोला टिश्यू की ज्यादा ब्रेस्ट वो टिश्यूज बनते हैं और हेंस ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है. और ये अपना ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ाता है, बट देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो ब्रेस्ट कैंसर का चांस घटा भी सकता है. तो वैसा नहीं है कि जिसको भी कोई 30 ईयर की फीमेल है या 35 ईयर की फीमेल और उसने चाइल्ड बर्थ लेट किया है तो ऐसा नहीं कि उसको ब्रेस्ट कैंसर होगा ही होगा. वो सिर्फ नॉर्मल फीमेल से उसका चांस बढ़ेगा. बट अगर ये 35 ईयर्स की फीमेल जो लेट प्रेगनेंसी कर रही है फॉर वॉट एवर रीजन, शी इज हेल्दी, शी इज फिट, वो अपना शी इज एक्टिव, वो एक्सरसाइज करती है, शी इज eating a very healthy, following a healthy diet, तो फिर वो वापस अपना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम भी कर रही है. So it's a balance basically. तो ओके, तो मैं आपको एक पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो आप ये बोल रहे हो कि 30 के ऊपर, आई थिंक ये तो सारी लड़कियां डर जाएंगे इस ये सुन के, क्योंकि एवरी गर्ल राइट नाउ, that's why it is important कि वो she can get it down also by ये जो भी दूसरे लाइफस्टाइल इंप्रूव करके, स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रह के, एक्सरसाइज करके, so those are all protective for all the cancers. आपने कितना परसेंट ऐसे रीजंस देखे हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के? मैं देख रही हूँ कि जेनेटिक वर्सेस लाइफस्टाइल, कौन सा, क्या रीजंस ज्यादा आप देख रहे हो जो केसेस इंडिया में आप देख रहे हो? मोस्टली केसेस जेनेटिक के सिर्फ एज आई सेड 10 to 15% ही होते हैं कि जो हम बोलते हैं फेमिलियर है, जो हमारे फैमिली में से आए हैं, जिसको ऑलरेडी कोई हिस्ट्री है फैमिली में. बट ऑलमोस्ट 85% लाइफस्टाइल के कारण आते हैं. लाइफस्टाइल में आपने बोला जो लेट ये सारी चीजें जो हमारा एक पीरियड था, प्रोसेस्ड फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो सब भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर. How come processed food does that? Processed food का क्या रोल रहता है? indirectly ब्रेस्ट कैंसर का एक बड़ा दूसरा रीजन है ओबेसिटी. So when you are eating all these food, obviously आपका वेट बैलेंस में नहीं रहेगा, और जब ओबीस
ओबेसिटी होगा तो वो इन्फ्लेमेशन करेगा बॉडी में, सो इनडायरेक्टली इट कॉजेज कैंसर. सो मतलब अल्टीमेटली मैं जितना मैं समझ रही हूँ कि है तो सारा हार्मोन्स का ही खेल जो आप बोल रहे हो कि ओबेसिटी से या लाइफस्टाइल हम सारी चीजें कर रहे हैं या इवन हम लेट कर रहे हैं या पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, सब में अपने हार्मोन्स ही इधर उधर होते हैं. तो वो हार्मोन्स का खेल है जिससे आई थिंक चांसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं. तो आप बोल रहे हो कि जेनेटिक जो है उसका 10-15 आपको मिल रहा है और बाकी लाइफस्टाइल फोकस जिसमें फूड आप बोल रहे हो और साथ में ये एज इन जो लाइफस्टाइल अपन लेट कर रहे हैं. So genetic will just load the bullet, but the trigger is pulled by your lifestyle. So even if your genes are bad, पर आपका lifestyle अगर आप improve करोगे तो आपका still आपको protection मिलेगा breast cancer के खिलाफ या कोई भी जेनेटिक कैंसर. तो इसमें ये तो आप जैसे रीजंस बता रहे हो, तो व्हाट इज द अर्ली फोकस ऑन जो अपने प्रिवेंटिव टेस्ट और सारी चीजें बताए, तो कब से, मतलब एक आपने बताया जिसके तो जीन्स जिसके परिवार में ही है कि आपको लग रहा है कि इसके मतलब उन्हें पता है कि उनके परिवार में हिस्ट्री है. दूसरे जो जिनके कोई हिस्ट्री नहीं है, व्हाट इज द राइट एज? व्हाई आई एम आस्किंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज मैंने ये भी देखा कि 14 साल की बच्ची को भी ब्रेस्ट कैंसर का केस निकला है जो यंगेस्ट से यंगेस्ट भी है. तो अब एज तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीज की अगर मैं बात करती हूँ, किसी भी डिसीज में मुझे लगता है एज तो कोई फैक्टर रहा ही नहीं है कि यंग को नहीं होगा या ये अब तो 40 के बाद ही होगा. क्योंकि जनरल अगर हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो ये बोला जाता है कि मेनोपॉज के बाद आप 40 के बाद आप इस पे देखो. बट कंसिडरिंग व्हाट यू आर सेइंग, लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंशन फर्स्ट, कि कौन से टाइम से मेमोग्राम और ये जो सारी चीजें होती है प्रिवेंटिव टेस्ट जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए होती है, कौन से टाइम से एक इंसान को कराना चालू कर देना चाहिए? तो स्क्रीनिंग के कई सारे पार्ट्स है. मेन पार्ट सबसे इजीएस्ट और सबसे जो कन्वीनियंट पार्ट हम बोल सकते हैं वो सिर्फ घर पे एक सेल्फ एग्जामिनेशन करना है और वो मे बी 20 to 25 ईयर्स पे आप स्टार्ट कर सकते हो. महीने में एक बार पीरियड के 5 से 7 दिन बाद आपको अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करना है. ये क्या करेगा कि आपको अपनी खुद की ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में अवेयर करेगा कि अभी मैं, अगर आपको पता होगा, बिकॉज कितने सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं लाइक यू नो, और ब्रेस्ट का साइज शेप चेंज होता रहता है, लम्प्स आते हैं, सारे बिनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं, बट मोस्टली बिनाइन होते हैं और चले जाते हैं. तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपके ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और कब आपको ये अबनॉर्मल फील हो रहा है. तो उसके लिए आप अगर आप मंथली वंस एग्जामिन करोगे तो आप अवेयर रहोगे कि आपके ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और तभी आप आगे जाके कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मिल पाओगे. दूसरा है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. वो आफ्टर द एज ऑफ 30 आप कोई भी साल में आफ्टर द एज ऑफ 30 ओनली नाउ. या सो दैट इज क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. वो आपको कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जाके 2 साल में एक बार या इवन 3 साल में एक बार इज फाइन कि आप अपना ब्रेस्ट उनसे एग्जामिन कराओ. और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा ट्रायल हुआ था जब उन्होंने ऑलमोस्ट 1,50,000 फीमेल्स को ये क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से, सो 75,000 को उन्होंने क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया और 75,000 को सिर्फ नॉर्मल स्क्रीनिंग, मतलब क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नहीं किया. और जिनको उनको लंबे समय तक स्क्रीनिंग मतलब डिफरेंस क्या है? मतलब उनको कुछ भी सिर्फ अवेयर किया कि आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करना है या आपको बस अवेयर रहना है अपने ब्रेस्ट के बारे में. और इनको क्लिनिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास प्रॉपर एग्जामिनेशन किया और जिनको 75,000 थे जिनको ये क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया उनको कैंसर अर्ली डिटेक्ट हुआ. ऑलमोस्ट 15% को अर्ली डिटेक्ट हुआ, स्पेशली वो फीमेल्स में जो अबाउ द एज ऑफ 50 थी. तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में एज आई सेड मैंने राजस्थान में भी काम किया है, बैंगलोर में भी काम किया है. राजस्थान फीमेल्स में कितना सारा स्टिग्मा, टैबू सब कुछ है जो, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन उदयपुर, तो वहाँ पे जो भी पेरिफेरीज में से आते थे उससे भी, मतलब Tier 2 Tier 3 सिटीज में से आते थे. तो आई डोंट थिंक वो लोग मैमोग्राफी करवाने वाले. वी आर फार फ्रॉम अचीविंग दैट गोल. तो एटलीस्ट क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्पेशली उन फीमेल के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लिनिकल में वो चेकिंग करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, टेस्ट नहीं है जो आप मैमोग्राफी. इट्स जस्ट डॉक्टर्स या कोई भी नर्स हु इज ट्रेन्ड इन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो लोग टेस्ट करते हैं. दूसरा आफ्टर द एज ऑफ 40
ये मैमोग्राफी ईयरली वंस और वंस इन 2 ईयर एटलीस्ट वो मैमोग्राफी करना चाहिए. उससे भी बहुत सारे हम कैंसर के केसेस अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके तो ये सब एवरेज रिस्क फीमेल में के लिए. एवरेज रिस्क इज एवरीबडी. बीइंग अ फीमेल इटसेल्फ पुट्स यू एट एज एन एवरेज रिस्क ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर. तो जो भी नॉर्मल, जिसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, जिनको पता नहीं है उनको क्या म्यूटेशंस है, जस्ट नॉर्मल फीमेल्स के लिए ये 30 के बाद घर पे, 40 के बाद क्लिनिकल और 50 के बाद मेमोग्राफी. 20 के बाद घर पे, 30 के बाद क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, 40 के बाद मेमोग्राफी. जो आप घर पे सेल्फ एग्जामिनेशन, आप थोड़ा ब्रीफली एक बता पाओगे कि क्या करना चाहिए सेल्फ एग्जामिनेशन में? सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में घर पे या तो लेट के, मतलब लाइंग डाउन पोजीशन, या तो मिरर के सामने, या तो ड्यूरिंग शावर आपको अपना ब्रेस्ट चेक करना है विथ 3 फिंगर्स इन अ सर्कुलर पोजीशन, या कोई भी एक मोशन में आपको ब्रेस्ट चेक करना है. प्रेस करके देखना है टू फील फॉर लम्प्स. और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना ये आर्मपिट भी फील करना है, क्योंकि उसकी जो भी लिम्फ नोड्स ड्रेनिंग एरिया है वो आर्मपिट्स में भी जाती है. तो आर्मपिट्स और ब्रेस्ट, ये दोनों चीज़ एग्जामिन करनी है पीरियड के 5 to 7 डेज बाद, क्योंकि पीरियड के टाइम ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है, थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है. तो जब वो हार्मोन्स सब वापस नॉर्मल हो जाए तब आपको आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है और उसमें फील करना है. और उसमें जनरली क्या लंप देखना है, क्या देखना है, लंप देखना है, कुछ भी स्वेलिंग जैसा लग रहा है. और अगर पेन फील हो सिर्फ, तो वही एक दूसरा बहुत बड़ा वो है कि लोग क्यों लेट आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गांठ तो थी पर मुझे दर्द नहीं हो रहा था. तो यूजुअली कैंसर की गांठ में दर्द नहीं होता है. जिसमें दर्द होता है वो मोस्टली इन्फेक्शन होता है या कुछ हार्मोन चेंजेस होता है, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज बोलते हैं, एब्सेस होता है, ब्रेस्ट एब्सेस, उसमें आपको पेन होता है. पर ब्रेस्ट कैंसर की गांठ में पेन यूजुअली नहीं होता है. जब होता है तब वो एक्चुअली काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच गई होती है. तो जब पेनलेस लंप हो तो आपको और भी अवेयर होना पड़ता है. तो लंप तो है ही, मतलब लंप तो अगर है तो मतलब लंप दिखेगा. दूसरी वो साइंस है जैसे कि निपल डिस्चार्ज है, निपल अंदर की तरफ चला गया. जब आप 2 ब्रेस्ट अपने देखोगे मिरर में तो एक नीचे फॉल ज्यादा कर रहा है और एक ऊपर उठा हुआ है, मतलब कोई गांठ उसको अंदर से खींच रही है. तो ये सब सटल साइंस है जो आपको देखना है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. तो लंप है. और अगर जो आपने पेन की बात करी तो उसमें पर आना है डॉक्टर, उसमें भी ऑफ कोर्स आना ही रहेगा ना डॉक्टर. आना तो दूसरा जो भी कोई रीजन से हो रहा है तो एटलीस्ट यू शुड कोई डॉक्टर को तो मिलना ही है. There's this one very मतलब so I was just scrolling through Instagram और उसमें ये हुआ था कि there was this reel जिसमें वो बंदी ने ऐसा शेयर किया कि पीरियड्स के समय उसको ब्रेस्ट में ऐसे पेन आता है. और उसमें मतलब आप मानोगे नहीं, दैट रील वाज सो वायरल. मैंने भी उस पर कमेंट किया था लिटरली, क्योंकि उसमें 90% लड़कियों ने कमेंट किया है कि भाई वो पेन मेरे को भी फील होता था और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, मतलब दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ गर्ल्स हैज दिस फियर ऑफ कि जब भी हॉर्मोन्स और पीरियड्स के टाइम पे थोड़े पहले या ओव्यूलेशन के टाइम पे पेन होता है तो दैट मीन्स कुछ कैंसर वैंसर तो नहीं है. व्हाट हैपेंस, व्हाई दिस पेन हैपेंस? That is because of the hormonal changes which happens in the body during the period. So that is normal. So again इसीलिए important है कि हम self breast examination करें तो हमें पता चलेगा कि जब कुछ abnormal है तो we won't even वो panic state में भी नहीं चले जाएंगे और at least हमें पता चलेगा कि हाँ ये अभी कुछ डिफरेंट लग रहा है तो आई शुड विजिट अ डॉक्टर. क्या स्टेजेस क्या होती हैं इसकी ब्रेस्ट कैंसर की? सो ब्रेस्ट कैंसर में तो अगर सिंपल तरीके से बोले तो 2 सेंटीमीटर से अंदर है तो स्टेज 1 है. 2 से 5 सेंटीमीटर क्या लंप, द साइज ऑफ द लंप 2 से 5 सेंटीमीटर में है तो स्टेज 2 है. और 5 सेंटीमीटर के ऊपर चली जाती है तब ये स्टेज 3 में जाती है. जब वो स्प्रेड हो जाती है आपके लंग, लिवर, बोन कहीं भी तो वो स्टेज 4 हो जाती है. और अगर सर्वाइवल की बात करें तो स्टेज 1 का सर्वाइवल मोर देन 90% है. स्टेज 2 भी 80 to 85% सर्वाइवल है. स्टेज 3 में पहुंचते तब वो 50 to 60% हो जाता है. और स्टेज 4 यूजुअली क्योरेबल नहीं होता है. और आपके पास कितना परसेंटेज लोग मतलब हाईएस्ट परसेंटेज कौन से स्टेज पे आ रहे हैं लोग? तो अगेन जैसे मैंने बोला कि मैं इतने सब जगह पे मैंने काम किया है तो ऑब्वियसली बैंगलोर के लोग थोड़ा जल्दी प्रेजेंट होते हैं. प्रॉब्ली स्टेज 1 स्टेज 2. राजस्थान में बहुत सारे लोग स्टेज 3 स्टेज 4 में प्रेजेंट होते हैं. ऑलमोस्ट मतलब 10 में से 6 फीमेल्स विल बी एडवांस स्टेज 3 स्टेज 4. तो वो डिपेंडिंग आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो
उस जगह का कल्चर क्या है उससे भी बहुत बट दिस इज सो सैड कि स्पेशली इन अ प्लेस लाइक इंडिया जहाँ बहुत ही डाइवर्सिटी है इन एवरीथिंग। पर टैबू क्या, लड़कियों को टैबू क्या लगता है, क्यों मतलब उन्हें अगर कुछ फील भी हो रहा है तो क्यों नहीं आती है आपके डॉक्टर के पास? तो मेनली आई थिंक इश्यू ऑफ गिल्ट। दूसरा लगता है कि क्यों ये मेरे कारण कुछ हुआ है, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। दूसरा बिगेस्ट थिंग इज कि बर्डन नहीं बनना है, अपने फैमिली पे बर्डन नहीं बनना है, बिकॉज एवरीबडी नोज कि सीरियसली ये बोलते हैं वो कि मेरे को ये नहीं करना था इसलिए नहीं आई मैं? हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसीलिए ट्रीटमेंट भी नहीं लेते हैं कि बर्डन नहीं बनना है। दूसरा कि कभी कभी किसी को लगता है कि फाइनेंशियल इशू होता है, घर में बोलने में उनको शर्म आती है, वो एक स्टिग्मा है ऑलरेडी कैंसर के लिए। और प्लस ब्रेस्ट ऐसा ऑर्गन भी है फीमेल का, प्राइवेट ऑर्गन है, तो अगेन उनको शेयर करने में थोड़ा इवन आई रेड दिस आल्सो कि लोगों को मतलब ये एक आप बताना इसके बारे में कि देयर इज दिस थिंग आल्सो कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो एंड इफ इट एट अ पर्टिकुलर स्टेज तो आपकी ब्रेस्ट वो ऑफ कोर्स लाइक वी रिमूव द ओरिजिनल ब्रेस्ट और उसके बाद अगर कुछ करना हो तो दैट इज आल्सो पीपल डोंट, विमेन हैज दिस फियर क्योंकि ये फेमिनिटी का सिंबल है ना ऑब्वियसली, तो विमेन हैज दिस फियर कि यार ये हो गया तो और वहां तक ना पहुंचे इसके लिए पहले ही दे डोंट कम टू द डॉक्टर। इज दिस या सो ये भी ऑब्वियसली दिस दूसरा फियर तो ट्रीटमेंट का फियर है कि कीमो लिया तो बाल चले जाएंगे, सर्जरी हुई तो एज यू राइटली सेड के ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। बट अगर आप अर्ली स्टेज में जाओगे तो आपको अभी इतने सारे नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। बहुत अर्ली स्टेज में ये हार्मोन रिलेटेड जब ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं तो उसमें आपको ब्रेस्ट भी कंजर्व कर सकते हो, मतलब पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा बहुत अर्ली स्टेज है तो आप कीमो भी कंप्लीटली अवॉइड क्या है? अब स्टेज वाइज एक बार मेरे को ट्रीटमेंट बताओगे कि स्टेज 1 में आया तो क्या ट्रीटमेंट रहता है? तो स्टेज 1 में सारे स्टेजेस में यूजुअली कैंसर की बेसिकली बोले तो 3 टाइप का ट्रीटमेंट होता है। एक तो है, 2 है लोकल थेरेपी जो कि सर्जरी है, एक सर्जरी है, दूसरा रेडिएशन है। ये दोनों लोकल थेरेपी है। मतलब ये जिस जगह पे है उसी जगह पे हम, अगर ब्रेस्ट में लंप है तो हम ब्रेस्ट से लंप वो निकाल देंगे। रेडिएशन भी जहाँ पे ब्रेस्ट में लंप है तो उसी जगह पे रेडिएशन देंगे। कौन सा ज्यादा ऐसा होता है बेटर? मतलब सबका अपना अपना रोल है, मतलब सारे मोडालिटीज हमारे इक्वली ही इम्पोर्टेंट, डिपेंडिंग कौन सा कैंसर है। पर ब्रेस्ट में तो तीनों का ही रोल है। और तीसरा होता है सिस्टमिक थेरेपी, जो कीमोथेरेपी बोलते हैं, टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। ये सब सिस्टमिक थेरेपी है। मतलब इसमें आप एक ग्लूकोज की बॉटल में थ्रू कैन्युला आप ये ड्रग दोगे एंड द ड्रग विल गो एंड अटैक योर कैंसर सेल्स। तो ये पूरे ही शरीर में जाती है। ये सिर्फ उसी जगह पे लिमिटेड नहीं रहती, पूरे शरीर में जाती है। तो ऐसा क्यों? बट पूरे शरीर का क्यों करते हैं? सो 1 सेंटीमीटर ट्यूमर होगा उसमें 1 बिलियन सेल्स होते हैं। तो एक वो जो हमें आँख से दिखता है तो वो हम सर्जरी से निकाल देते हैं। बट अगर 400-500 या इवन 100-200 सेल्स होंगे जो ब्लड में जा चुके होंगे, वो हमें सर्जरी में नहीं दिखता। बहुत सारे टाइम वो कोई भी पेट सीटी या कोई भी इमेजिंग पे पिकअप नहीं होते, तो वो सेल्स भी मर जाए उसके लिए हम ही कीमोथेरेपी देते हैं। तो ये स्टेज 1 पे भी देते हैं जिसको आ गया है तो फिर ये चांस है इसलिए? तो भाई बहुत सारे डिजीजेस, मतलब बहुत सारे ये पेशेंट्स हैं जो स्टेज 1 में अर्ली स्टेज में आ गए तो उनको कीमोथेरेपी भी अवॉइड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी जेनेटिक प्रोफाइल और वो सब एडवांस टेस्ट है। बट देयर इज अ गुड चांस कि आपको कीमोथेरेपी लेनी ही नहीं पड़ेगी और आप सिर्फ हार्मोन की टैबलेट, अगर हार्मोन पॉजिटिव है तो सिर्फ आपको हार्मोन की गोली लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो उससे आप बोल रहे हो फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे प्रॉब्लम वो जो आपने टारगेटेड थेरेपी बोली, या तो रेडिएशन या सर्जरी लंप निकाल के। फर्स्ट स्टेज में कीमोथेरेपी का रोल नहीं है, सेकंड स्टेज से कीमोथेरेपी का डेफिनेटली। और सर्जरी कौन से स्टेज पे जाती है? सर्जरी 1 to 3 स्टेज में सर्जरी का रोल नहीं, है। वेयर यू रिमूव द ब्रेस्ट लाइक यू मेंशन। सो उसके भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है। बट अगेन बहुत बड़ा मिथ है कि हम पूरा ब्रेस्ट निकालेंगे तो ही वो चांस वापस आने का नहीं रहेगा। तो अगेन जब मैं बैंगलोर में थी तो बहुत सारे फीमेल्स प्रेफर करते थे कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन हो। राजस्थान में बहुत सारे फीमेल्स प्रेफर करते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें वो डर के साथ जीना ही नहीं है, तो हमें पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना है। और अहमदाबाद में देयर इज, आई हैव सीन के मिक्स रिस्पॉन्स है, जो
क्योंकि अहमदाबाद भी काफी डाइवर्स है, जो थोड़े गांव से आते कॉस्मो हैं, क्राउड भी है and हाँ, everything, हाँ। और जो कॉस्मो क्राउड है उनको ब्रेस्ट प्रिजर्व करना है। तो होता क्या है, मतलब जैसे ये रिमूव कर देते हैं, मतलब क्या रिमूव करते हैं, व्हाट जनरली हैपेंस? तो वो जो भी आपका कैंसर है उसके आजू बाजू एक अच्छा मार्जिन लेके ब्रेस्ट रिमूव करते हैं, बट अभी उनके पास इतने अच्छे, उनके पास ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी करके, ब्रेस्ट प्लास्टिक सर्जरी जैसे बोलते हैं, कहीं और से फैट लेके फिर वहाँ पे वो ट्राई करते हैं कि आपका शेप और साइज वापस वो रिस्टोर कर ले और कॉस्मेटिकली आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस ना लगे आपके breast। अच्छा, तो बेसिकली जो पूरा फ्लैश है वो रिमूव, मतलब ऑब्वियसली अंदर से जैसे सारा लंप रिमूव किया, वो जो भी था वो सिर्फ रिमूव किया। ब्रेस्ट का फ्लैप लिफ्ट अप करके वो पूरा वहाँ से फैट और जो भी ट्यूमर पार्ट है उसके अराउंड मार्जिन लेके वो उसको रिमूव तो कर इसलिए थोड़ा देते हैं। फ्लैट हो जाती होगी कंपैरेटिवली, और दैट्स फिर- व्हाट रिमूवल इज। हाँ, सो दैट दे बेसिकली रिमूव द ट्यूमर विद अ मार्जिन। ओके, हाँ, बट अल्टीमेटली क्योंकि यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि आजू बाजू के जो भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर में रिकरेंस होने का चांस आता है, तो वो एरिया को भी आजू बाजू एक मार्जिन भी दे देते हैं। अच्छा, और ये कब फिर ऐसे पूरे बॉडी में कब फैलना स्टार्ट हो जाता है, स्टेज 5 पे? स्टेज 4 पे, जब स्टेज 4 में हमें प्रेजेंट होते हैं तो यूजुअली वो कहीं ना कहीं स्प्रेड हो जाते हैं। देन देयर इज नो कमिंग बैक। सो विथ अभी मॉडर्न ट्रीटमेंट वापस, एज आई सेड, ये टारगेटेड थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी और सब में काफ़ी लंबा सर्वाइवल है, जो पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। इवन स्टेज 4 में अगर अच्छा बायोलॉजी है डिजीज़ का, मतलब टू सिंप्लीफाई कि अगर स्टेज 4 में रिस्पॉन्स कर रहा है ट्रीटमेंट को बेसिकली, तो उनका भी बहुत सारे पेशेंट्स है जो 5-7 इयर्स भी हमारे साथ है और ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, मतलब तो वो फिर इट तो ऑल constant- डिपेंड्स कि आपका बायोलॉजी कैसा है, स्टेज मतलब बहुत ज्यादा बर्डन ऑफ डिजीज स्टेज 4 में भी कितना है, बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, 1-2 जगह पे स्प्रेड हुआ है। अगेन हमें स्टेज 4 में भी अभी हमारे पास ये नया कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ ब्रेस्ट में हो और एक ही जगह पे स्प्रेड हुआ, एक ही बोन में कहीं एक जगह पे आपको दिख रहा है, तो फिर अगेन आप उसको क्योर करने का ट्राई करोगे। अगेन वो जो बोन में लीजन है उसको आप रेडिएशन से टारगेट करोगे, और या तो लिवर में लीजन है तो अब वहाँ की एक ही लीजन है, 2 ही लीजन है, तो उसको आप या तो रेडिएशन या तो सर्जरी करोगे। और ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट वैसा ही रहेगा जैसे हम जो क्योर के लिए करते हैं, मतलब रिमूव करेंगे, कीमो देंगे, और ये वाला 1-2 लीजन है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो इवन इन स्टेज 4 हम पेशेंट्स को अभी क्योर करने का ट्राई। बट ये जो स्टेज 1 स्टेज 2 जैसे आप बता रहे हो, तो इसमें हमने एक बार कर दिया, आपने जो टारगेटेड थेरेपी वगैरह करी, तो उसके बाद रिओकरेंस के चांस होते हैं? तो कैंसर में, सारे कैंसर में रिओकरेंस के चांस रहते हैं, इसीलिए हम उसको फॉलो अप पे रखते हैं। लाइफ टाइम फॉलो अप होता है फिर तो? एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। पर कैंसर में यूजुअली व्हाट वी से इज 5 ईयर्स तक कैंसर अगर अब नहीं आता है वापस, तो इट इज एज गुड एज क्योर। तो 5 ईयर्स तक स्पेशली हम लोग फर्स्ट 2 ईयर्स में 3 मंथ्स पे फॉलो अप करते हैं, फिर उसके बाद 6 मंथली फॉलो अप करते हैं, और फिर एनुअली वंस फॉलो अप में क्या नॉर्मल चेकअप होता है बस? नॉर्मल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है और सोनोग्राफी मैमोग्राफी करते हैं। ओके, सोनोग्राफी और एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, इनफैक्ट मेरे भी दिमाग में, तो आई कैन आस्क यू योर। मेमोग्राफी जो आपने बोला, लॉट ऑफ पीपल डोंट गो फॉर मेमोग्राफी, वन रीजन कि इट्स वेरी पेनफुल, दो सेकंड इज उसमें रेडिएशन आते हैं, तो वो तो ऑलरेडी इफेक्ट कर रहा है। क्या बोलोगे आप इस पर? तो एज आई सेड, इसीलिए हम मैमोग्राफी 20 साल की फीमेल को नहीं करते, 40 साल की फीमेल को करते, क्योंकि ये सब स्टडीज में उन्होंने समझा है कि हम 20 साल की उम्र पेशेंट को इतना, नॉट पेशेंट बट हेल्दी फीमेल को इतना रेडिएशन एक्सपोजर नहीं दे सकते। मैमोग्राफी में जो एक्सपोजर होता है वो 3 मंथ्स के बैकग्राउंड रेडिएशन जितना एक्सपोजर ही होता है। तो मतलब 3 मंथ्स के बैकग्राउंड रेडिएशन जो हम बैठे हैं तो भी हम कुछ रेडिएशन, हमारे जमीन में भी रेडिएशन होता है जो एक्सपोजर हो रहा है, और उसी के कारण बहुत सारे अभी जो कैंसर्स की इंसिडेंस बढ़ रही है। तो मैमोग्राफी में जो एक मैमोग्राम में जो एक्सपोजर होता है वो 3 मंथ्स के बैकग्राउंड रेडिएशन जितना होता है, पर उसका जो बेनिफिट है वो रिस्क को आउटवे करता है। तो इसीलिए मैमोग्राफी डेफिनेटली करते क्या है मैमोग्राफी में, एक बार आप अगर बताओगे तो? तो मैमोग्राफी में जस्ट एज एक्सरे होता है, ब्रेस्ट को कंप्रेस करते हैं 2 प्लेट्स के बीच में और उसका एक्सरे करते हैं। अच्छा, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है उस पॉइंट पर इट्स नॉट पेनफुल। तो इट शोज द लंप। हाँ, इट शोज द लंप। आर्मपिट में भी दिखाता है, कोई अगर छोटा सा कोई भी गांठ है तो आर्मपिट में भी दिखाता है, और ब्रेस्ट में भी लंप कहाँ पे है वो दिखाता है। और इसके अलावा और भी कोई, जैसे आपने एक सोनोग्राफी बोला, और भी कोई टेस्ट होते हैं प्रिवेंटिव दूसरा टेस्ट?
दूसरा टेस्ट मैम MRI ब्रेस्ट है, पर उसके बहुत कम इंडिकेशंस है अच्छा। MRI ब्रेस्ट कराने का, तो वो उसमें आई डोंट थिंक उसमें इतना लोगों में जनरल पॉपुलेशन में MRI का कोई ज्यादा रोल नहीं है। मैमोग्राफी से पता चल जाता है यूजुअली। मैमोग्राफी इज क्वाइट एन एक्यूरेट टेस्ट फॉर। बट मेरे को ये स्टिल एक चीज पूछनी है कि जैसे हम आपने बोला कि सेल्फ अवेयरनेस के हम एग्जाम्स करें तो हमें विल कि अगर लंप फाइंड आउट हुआ, बट मैं ये सोच रही हूँ कि स्टेज 4 स्टेज 5 तक पहुंच जाता है तो एक लंप इज वन थिंग जो आएगा ही आएगा, अगर 4-5 तक पहुंचा है तो वो तो बॉडी में होगा ही होगा जो बंदी ने इग्नोर किया, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। उसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं होता? लंप इज द ओनली सिम्टम या देयर आर एनी अदर सिम्टम्स आल्सो? तो जो अगर स्टेज 4 में है तो यूजुअली आपने जो बोला कि फर्स्ट स्टेज में वो पेनलेस लंप होगा, इग्नोर किया फिर वो लंप, जैसे मैंने बोला कि कैंसर के सेल्स डिवाइड होते रहते तो देन इट लीव्स योर स्किन और ट्राइज टू कम आउट, तो फिर वहाँ बाहर अल्सर बन जाता है, या तो फिर जब बाहर दूसरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, ऑर्गन तक पहुंच जाता है, तो लिवर में फेलियर होने का मतलब जॉन्डिस आने लगता है, वेट लॉस होने लगता है, खाने का मन नहीं होता, वो सब सिम्टम्स आने लगते हैं। लंग में हो तो ऑब्वियसली ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है। मतलब आई एम वंडरिंग, दिस इज तो क्वाइट ऐसे सामने सिम्टम्स आ रहे हैं फिर भी लोग नहीं जाते हैं, मतलब। तो ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, वो सारे ऐसे कैंसर है जो आपको दिख जाते हैं। हाँ। और मतलब क्वाइट ऑफन ओरल स्पेशली आपको दिख जाता है कि कोई छाला हुआ है, विच इज नॉट नॉर्मल। ब्रेस्ट कैंसर में भी यूजुअली इट इज एटलीस्ट 2-3 सेंटीमीटर का होता है, तब आपको फील होने लगता है। तो ये कैंसर में स्पेशली आपको जो क्योरेबल कैंसर्स है उसमें तो आपको स्पेशली काफी ध्यान रख के एक ऑन्कोलॉजिस्ट या डॉक्टर को दिखाना ही है। नहीं मतलब ये हम क्योर कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में ऑलमोस्ट 90% लोग से 90% से ज्यादा इनफैक्ट क्योर हो जाते हैं। एंड आई एम स्टिल, मतलब मेरे को तो वही प्रोसेस नहीं हो रहा है कि यार सामने दिख रहा है कि तुम्हारा कुछ इशू है, लाइक देयर इज दिस इशू दैट इज हैपनिंग, और लोग फिर भी अवॉइड कर रहे हैं। और 4-5 स्टेज तक आने मतलब तो लंप में जैसे आप बोल रहे हो पेन आया होगा, स्वेलिंग आई होगी, कुछ तो हुआ ही होगा जो प्रॉपर विजिबल होगा, स्टिल अवॉइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको जो आप रीजंस बोल रहे हो कि या तो एक टैबू वाला है, शर्म है, या फिर जस्ट परेशान नहीं करना लोगों को, या आलस है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, बट आई डोंट नो हाउ। आई एम सो ग्लैड वी आर डूइंग दिस एंड ये ट्राई कर रहे हैं हम जितना अवेयरनेस पहुंचे, बट दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि जब आप बोल रहे हो हर एक 28, मतलब तुम्हारी 28 में से एक फीमेल, मतलब तुम्हारी एटलीस्ट तुम्हारी फैमिली या क्लोज फैमिली में से किसी ना किसी को तो हो ही सकता है। दैट्स द होल पॉइंट। आपने जो जेनेटिक की बात करी थी, जब हमने BRCA1 BRCA2 की बात करी थी, तो उसमें जीन्स में कि ऐसे रिलेटिव्स कौन से देखने चाहिए कि मेरे इमीडिएट रिलेटिव्स को है या आसपास मासी चाचा ऐसे किनको है, तो वी आर सकम टू दैट? सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री रिलेटिव्स, फर्स्ट डिग्री मतलब आपकी इमीडिएट मदर, सिस्टर, वो सब आपके फर्स्ट रिलेटिव, आपकी डॉटर, वो सब आपके फर्स्ट रिलेटिव्स हुए। सेकंड डिग्री रिलेटिव्स जैसे कि ग्रैंड मदर, नानी, दादी, मासी, वो सब आपके सेकंड डिग्री रिलेटिव्स हुए। तो इन सब की हिस्ट्री तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको उन सब की हिस्ट्री में जानना चाहिए। अगर आपने आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू समथिंग और लाइक ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार को बोलती है कि लाइक बिफोर मैरिंग उसने पूरा अपना पूछा कि क्या क्या कौन से डिजीज है तुम्हारे फैमिली में, टू बी अवेयर। तो वो तो अपने शी इज थिंकिंग अबाउट उसके चिल्ड्रन के लिए, बट दिस इज यू थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, आपकी खुद की हेल्थ के लिए। तो आपको स्पेशली अपने फैमिली में नॉट जस्ट ब्रेस्ट कैंसर, कोई और भी कैंसर है, क्योंकि थोड़े सिंड्रोम्स भी होते हैं जिसमें मल्टीपल स्पेक्ट्रम ऑफ कैंसर्स हो सकते हैं। तो कोई भी कैंसर है, आपको अपने फैमिली में अवेयर रहना चाहिए। दैट्स सो इम्पोर्टेंट। और प्रिवेंटिव, तो आप ये जो प्रिवेंटिव इसका बोल रहे हो, इसका प्रिवेंटिव यही है कि तुम अपना इनको कब, जो जेनेटिक है उनको आपने कब बोला कि कब से उनको कब टेस्ट, प्रिवेंटिव टेस्ट तो करा लेना चाहिए? यूजुअली अगर फॉर एग्जांपल मेरी सिस्टर हु इज 55, उनको 50 इयर्स की एज पे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो मुझे 40 इयर्स क्या, तो उनको 45, उनको अर्ली ब्रेस्ट 45 में हुआ, तो फिर मुझे 35 से ही अपना ये एग्जामिनेशन चालू करना चाहिए। मैमोग्राफी इंस्टेड ऑफ 40 आप 35 पे करा लो। अगर आपका जो भी नोन फैमिली हिस्ट्री में किसी को 45 पे हुआ, तो आपको 35 से ही अपना मैमोग्राम वगैरह चालू कराना है। ओके, मतलब 10 years before, 10 years बिफोर जिसका भी है उसको ये। अब एक जो आपने इम्पोर्टेंट चीज बोली थी मेरे को, उसमें मैं तब से वेट कर रही हूँ बैक ऑफ द माइंड कि मुझे ये चीज पूछनी है। आपने जब ये बताया था कि पोस्ट 30 जैसे लॉट ऑफ, अब तो मतलब दिस इज वेरी कॉमन अब, बिकॉज आपने जैसे बैंगलोर में आप रहे हो, आई हैव ऑल्सो बीन टू
वेरियस सिटीज एंड आई लिव्ड विद वेरियस पीपल इन वेरियस स्टेट्स एंड एवरीथिंग. तो ये तो अब मेरे कितने दोस्त हैं. इनफैक्ट मैं हमको अभी शादी का फोकस नहीं है या नहीं करनी है या शादी कर लिया तो बच्चे नहीं करने, दिस हैज बिकम अ नॉर्म. ठीक है, तो अब इसमें आपने बोला कि जो पहले एक लाइफस्टाइल होता था कि प्रॉब्ली 22-24 में बच्चे कर लेते थे तो ब्रेस्ट फीडिंग हो जाती थी, हार्मोन स्टेबल हो जाते थे और उससे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं. लेट्स स्टार्ट एक बार जो आपने 30 पोस्ट बोला कि सपोज पीपल जो विमेन जो कंपैरेटिवली लेट कर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग मैरिड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो लोग मैरिज जो शादी नहीं कर रहे हैं वर्सेस जो प्रॉब्ली 34-35 में बच्चा कर रहे हैं, तो क्या कौन ज्यादा दिस थिंग प्रोन है टू गेट ब्रेस्ट कैंसर? तो बोथ आर मोर और लेस इक्वली चांस है उनका, थोड़ा रिस्क बढ़ने में. सो अगेन नॉट टू स्केयर एनीबडी, नहीं इट्स एन अवेयरनेस ऑफ कोर्स. हाँ, इट्स नॉट लाइक उन सबको डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर होगा ही, बट आपकी दूसरी लाइफस्टाइल, दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स जो आपके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है, तो वो सब भी आपके इसमें प्ले करेंगे. वर्कआउट एंड ऑल जो आप बोल रहे हो, वर्कआउट, अवॉइडिंग अल्कोहल, अवॉइडिंग स्मोकिंग, ये सब भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी आपके जो भी ये ब्रेस्ट कैंसर का होने का जो चांस है उसमें काफी, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट एज मच एज योर रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स. ओके, बट मैं अगेन क्वेश्चन, क्या होता है जो इंसान जिसने शादी मतलब प्रॉब्ली अभी तक नहीं करी है, ऑल ऑफ दैट, विमेन हु आर नॉट गेटिंग मैरिड, what happens? So why not the getting chances? married is indirectly कि आपके बच्चे भी लेट हो रहे हैं. तो बेसिकली एज आपका जब भी 30 के बाद आपका ईस्ट्रोजन एक्सपोजर, अगेन कि ईस्ट्रोजन एक्सपोजर बढ़ जाता है, आप ईस्ट्रोजन को एक्सपोज और बढ़ा रहे हो जब आप लेट चाइल्ड बर्थ कर रहे हो, तो दैट इज वन फैक्टर. चाइल्ड बर्थ से कम कैसे हो जाता है वो? क्योंकि तब आपके ईस्ट्रोजन तब उस टाइम के लिए एटलीस्ट सप्रेस हो जाता है, जो आपने बताया था फॉर फीडिंग एंड एवरीथिंग. ओके, तो हाउ डज फीडिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द, जो आपने बोला था? सो द नंबर ऑफ इयर्स जो एवरेज हेल्थ है, फर्स्टली तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प विद बॉन्डिंग विद द किड. दूसरा कि आप खुद के लिए भी आपको ये प्रोटेक्टिव, ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्टिव है, क्योंकि अगेन उसमें वो ईस्ट्रोजन एक्सपोजर उस टाइम के लिए थोड़ा सप्रेस हो जाता है. तो आप उस टाइम के लिए वापस आपका ये प्रोटेक्ट, आपके ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ ही आपको प्रोटेक्ट करता है. तो कितने टाइम तक एक इंसान को, मिनिमम 6 months to 1 year फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए. और ये मतलब ये आई थिंक एक फीमेल के ऊपर ही बर्डन नहीं डालना चाहिए. ये सोसाइटी, जैसे आपने बोला कि एवरीबडी इज वर्किंग नाउ, तो ये जो भी गवर्नमेंट में स्पेशली मैटरनिटी लीव्स, वी गेट मैटरनिटी लीव्स, बट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को भी हमें ये टाइम मैटरनिटी लीव का वो जो भी पीरियड है उतना देना चाहिए कि विमेन कैन कंफर्टेबली डू देयर ब्रेस्ट फीडिंग. और ज़्यादा जो भी उनको उस टाइम पे जो भी उनको हेल्प चाहिए, वो हेल्प सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से, सब तरह से मिलनी चाहिए. क्योंकि वो भी एक बड़ा रीजन है कि लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते, छोड़ देते हैं because they have to get back to work. एंड नहीं पॉसिबल हो रहा है उनके लिए, कन्वीनियंट नहीं हो रहा है. तो उसमें आई थिंक एवरीबडी प्लेज एन इक्वल रोल कि ऑल द, it's not just the responsibility of that mother, but it's responsibility, सबकी responsibility है. The entire society is responsible. नहीं, that's very important. That's very important. But मेरे को question ये आ रहा है कि suppose आपने जैसे बोला कि चलो 6 months 1 year तक you do the breastfeeding, तो उससे comparatively estrogen suppressed रहेगा और आपके chances कम रहते हैं because hormones balanced है. What about जब वो नहीं, like breastfeeding उसके बाद नहीं कर रहे हैं, या what about those girls जो बच्चे कर ही नहीं रहे हैं, जिनकी लाइफ में breastfeeding का point ही नहीं आया है? तो again as I said कि वो ये सिर्फ आपका नॉर्मल एवरेज फीमेल से रिस्क बढ़ा रहा है, बट आप अपनी दूसरी लाइफ बस उस पे फोकस करो, दैट्स द ओनली पॉइंट. करोगे तो यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ब्रेस्ट. बट व्हाई आई आस्क्ड दिस इज वन थिंग दैट आई रेड वाज कि दिस इज इनएविटेबल. जो ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीजें हैं, तो वो जिस इंसान के हार्मोन्स, मतलब जो बेसिक चीजें, जैसे आपने बोला कि वर्कआउट कर रहे हैं, फूड पे ध्यान दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन रिड्यूस द रिस्क. बट जिसके ऐसे जीन्स होंगे, शायद नॉट इवन द जनरेशन वाला जीन्स, बट नॉर्मली अगर जिसके विद टाइम ऐसे एक्सपोजर, जैसे आपने रेडिएशन है किसी पे, तो जिसको होना होगा उसको होके ही रहेगा फिर. देन यू तो, क्योंकि लोगों का बहुत बार, जैसे जब कोई कैंसर का केस है, जैसे आप बोल रहे हो ना, गिल्ट के साथ वो आते होंगे, बट शायद कहीं कहीं ये होता होगा कि ये जो मैंने पढ़ा है कि ये इनएविटेबल भी होता है. तो व्हाट डू यू हैव टू से कि आप बेसिक रखो, बट ये कैंसर अगर आना होगा, मतलब वो जो गिल्ट फैक्टर से जो फाइट करने का होता है ना, अगेन इसीलिए हमारी स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है टू
डिटेक्ट अर्ली। तो अगर आप ये सब है, आपको पता है, आप अवेयर हो, तो आप एटलीस्ट अपना स्क्रीनिंग टाइम टू टाइम करो, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो, 40 इयर्स के बाद आप मैमोग्राफी कराओ। ये सब आपको एटलीस्ट आपको कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने का एक चांस दे रहा है। एंड आई इवन रेड मेन में भी अब केसेस कंपैरेटिवली बढ़ गए हैं। सो मेन में कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो मेन में भी होता है रूडिमेंट्री टिश्यू की तरह, मतलब उसका कोई फंक्शन नहीं होता, बट वो छोटा टिश्यू होता है। तो अगेन फीमेल्स में ब्रेस्ट का टिश्यू बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उनको ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ता है, बट मेन में ये टिश्यू छोटा है। बट 100 में से एक, या इनफैक्ट लाइक मे बी 150 में से एक मेन को ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस रहता है। इट्स अनकॉमन, फीमेल्स के रिलेटिवली अनकॉमन है, बट ये हो सकता है मेन को। दूसरा, जब मेन बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, वो भी एक कॉज है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो। शराब और स्मोकिंग, विच इज मोर, अल्कोहल और स्मोकिंग? सो इन ब्रेस्ट कैंसर अल्कोहल का रोल ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अल्कोहल अगेन वो आपके हार्मोनल चेंजेस भी करता है, तो ये ईस्ट्रोजन एक्सपोजर भी होता है। तो अगर कोई मैन है जिसको लिवर डैमेज हो चुका है, तो उसको गायनेकोमैस्टिया, मतलब उनके ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ जाते हैं, बिकॉज उनमें वो ईस्ट्रोजन, अल्कोहल इनडायरेक्टली वो ईस्ट्रोजन को बढ़ा देता है शरीर में। तो दैट इज वन कॉज कि मेन में भी, जो स्पेशली अल्कोहलिक में, वो थोड़ा ज्यादा चांस है, उनको भी ज्यादा चांस होता है कंपैरेटिवली। और दूसरा ओबेसिटी, देन लाइफस्टाइल, वो सारे तो है ही, वो स्पेक्ट्रम तो है ही, जो नॉट जस्ट ब्रेस्ट कैंसर, कोई भी कैंसर का चांस बढ़ाता है। हाउ डज ओबेसिटी कॉजेस द इंक्रीज? सो अगेन ओबेसिटी, फीमेल्स में जब मेनोपॉज हो जाता है, तो हमारी ओवरीज धीरे धीरे शट डाउन हो जाती है, पर हमारे फैट ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, जो भी फैट है बॉडी में। सो अगेन आप जितना भी ओबेसिटी होगा, तो फैट ईस्ट्रोजन को ज्यादा बनाएगा और आपके ब्रेस्ट कैंसर के चांस रहेंगे। दूसरा, ओबेसिटी एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट होता है, तो कोई भी इन्फ्लेमेशन हो बॉडी में, तो उससे कैंसर होने का चांस हमेशा बढ़ जाता है। बट इसकी कोई ऐसे प्रिवेंटिव मेडिसिन, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा होता है ना, तो उसकी मेडिसिन होती हैं कि सप्लीमेंट्स हो गए, तो ऐसे कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन या सप्लीमेंट्स नहीं होते दैट अ पर्सन कैन स्टार्ट? So I think instead of going to that shortcut, we should all just exercise and we should live a healthy lifestyle. Going back to जो again western, जो भी हम westernized लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, बट हमारा फूड और सब सिंपल होना चाहिए। वो हमें, वो स्टिल हमारे जो भी ग्रैंड मदर्स या जो भी हमारे एंसेस्ट्रल जो डाइट फॉलो कर रहे थे, सिंपल डाइट, जैसे कि डाइट का क्योंकि बहुत बड़ा डिबेट रहता है, सिंपल डाइट, नॉट कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे थे, ये जो भी मैकडोनल्ड्स या जो भी ये पेस्टिसाइड वाला फूड नहीं खा रहे थे, वो सब ऑर्गेनिक ज्यादा डाइट ले रहे थे, वो सब सिंपलर चीजें में हम वापस जाएंगे, तो हमें ये चांस वापस और कम हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली आप ब्रेस्ट कैंसर उनकी जनरेशन में इतना नहीं सुन रहे थे जितना अब हमारी जनरेशन में सुन रहे हैं। हाँ यार, मतलब हमारी जनरेशन में, और इवन एवरी, जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि हर डिसीज का जो एज है वो तो अब काफी कम हो चुका है। लाइक हार्ट अटैक्स पहले बोलते थे कि नहीं 40-50 में आते हैं, अब सुबह ही मैं उठी और मैंने गलती कर दी कि मैंने इंस्टाग्राम खोल दिया, और जैसे इंस्टाग्राम फर्स्ट रील ये थी कि एक गुजरात की 24 साल की बच्ची को स्पीच दे रही थी और उसको हार्ट अटैक आ गया। मतलब लाइक देयर इज नो एज फॉर एनी डिसीज। और ट्रस्ट में, मैंने जितने डॉक्टर से बात की ना, एवरीवन सेज द सेम थिंग कि द मेजर रीजन इज द इनकमिंग ऑफ ये वेस्टर्न कल्चर, कि हम जो वेस्टर्न कल्चर को इतना फॉलो करना चाह रहे हैं कि हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज, हमारा लाइफस्टाइल वाज परफेक्ट, जिसके थ्रू जो ये सारी डिसीजेस जो हम नॉर्मली इग्नोर कर देते थे, पर वो जो इतना बीच में फंसे हैं, जो ओबेसिटी इतना बढ़ गया है, लाइक हर चीज, पेंडेमिक, डायबिटीज, हर चीज आप बोलोगे इट इज रिलेटेड टू इंडिया, की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सो अगेन ये इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप बोले तो उसका कॉन्सेप्ट हमारे कल्चर में पहले से ही था। क्योंकि आई एम अ जैन और हमारे में तो पहले ही सनसेट के पहले खाने का कॉन्सेप्ट था ही, विच इनडायरेक्टली उसका यही मतलब हुआ कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, आपको सनसेट के बाद डायरेक्टली सुबह खाना खाना है, तो आपके उतने आवर्स का ब्रेक हो जाएगा और वो काफी फिटनेस आपका बढ़ा रहे थे। बट वो हमने तब एक्सेप्ट नहीं किया, बट जब ये सेम कॉन्सेप्ट वेस्ट में आया कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से, तो तब हम वो फॉलो कर रहे हैं और हम उसको बिलीव भी कर रहे हैं। जो हमारे में तो जनरेशन से था ही ये कॉन्सेप्ट कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल देगा आपको। एंड हाउ डज स्लीप वर्क्स इन दिस, जो सर्केडियन रिदम और स्लीप की बात करते हैं? स्लीप, ये जो भी डाइट, वो सब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है।
तो हैविंग अ गुड 8 hours ऑफ स्लीप आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, और जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा तो अगेन वो जो भी खराब सेल्स है, कैंसर के सेल्स जो आपके शरीर में बन सकते हैं, उनको वो फाइट करने में आपकी हेल्प करेगा। आप एज अ डॉक्टर जब लोग आपके पास आते हैं तो ऐसी कोई चीज जो आपको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है कि काश ये लोग समझ जाएं, काश ये लोग पहले जानते, व्हाई आर दे कमिंग नाउ, व्हाई आर दे डूइंग दिस, ऐसा कुछ है आपके टॉप ऑफ द माइंड? सो अगेन मैं अभी जब राजस्थान में थी तो मैं गवर्नमेंट स्कीम्स में काम करती थी, तो दे गेट फ्री हेल्थ केयर। एंड मतलब जब भी कोई जो भी बोले, काफ़ी गवर्नमेंट की हमारे इंडिया में स्कीम्स है जो बहुत पुअर लोगों को और हेल्प करती है। इट इज़ एक्चुअली मतलब बहुत ही बढ़िया उनकी स्कीम्स है, स्पेशली अर्ली स्टेजेस और सबके लिए। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, बट द बेसिक हेल्थ केयर तो वो उनको डेफिनेटली प्रोवाइड करती है। और जब कोई आता है, उनको कैंसर डायग्नोस होता है और फिर आपको पूरा ट्रीटमेंट फ्री में मिल रहा है, तभी भी आप चले जाते हो, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे ये झाड़ फूक करवाते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, और फिर फाइनली पूरा स्टेज 4 लेके आते हैं। और तब वी गेट फ्रस्ट्रेटेड कि हम इनको जो क्योर कर सकते थे, इनको पूरा लाइफ हम दे सकते थे, वो हम नहीं दे पाएंगे। तो दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग, और उतना समझाने के बाद भी वो नहीं समझ पाते। दैट्स वेरी। आपकी लाइफ का कोई ऐसा केस जो आपको हमेशा याद रहे, ऐसा कुछ आप शेयर कर सकते हो? तो अगेन आप एक लेडी थी जो मतलब वो प्रेग्नेंट थी, और उसको तब ही ब्रेस्ट कैंसर के बारे में उसको शायद पता चला होगा, तो उन्होंने अपनी डिलीवरी तक वेट किया और इग्नोर किया, और फिर वो जब आए तब वो उनका ब्रेस्ट कैंसर इतने बड़े स्टेज पे था कि हमने 3rd स्टेज पे था, बट तो भी काफ़ी एक्सटेंसिव ब्रेस्ट कैंसर पूरा, मतलब इट वाज क्वाइट एन एडवांस स्टेज। तो फिर हम उसको बचा नहीं पाए, और तब अगर वो जल्दी आ जाती, उसने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया था, तो एटलीस्ट वो अपने चाइल्ड के, मतलब द मदर वाज स्नैच्ड फ्रॉम द चाइल्ड। तो इसीलिए आप जो भी आपका ये जो फियर है कि मैंने, और जो भी उन्होंने डिले किया, क्योंकि इवन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग ब्रेस्ट कैंसर वो भी ट्रीटेबल है, उसके भी अलग अलग मेथड्स है, और हम ट्रीट कर सकते हैं, या तो एटलीस्ट उस टाइम पे सर्जरी कर सकते हैं, या जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो हम कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग के। बट ऐसे प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस ज्यादा होते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, वैसा नहीं होता। प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज्यादा नहीं होता, बट अभी क्योंकि हमारे प्रेगनेंसी भी लेट हो रही है और ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस भी अर्ली हो रहा है, इसलिए अभी काफी केसेस हमें देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर के जो प्रेगनेंसी के टाइम ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट कैंसर हो गया अर्ली, क्योंकि वो टाइम पे एकदम क्योंकि यंगर वुमेन को कैंसर हो रहा है, जो उनकी एज लिमिट थी पहले 50 की, वो धीरे धीरे कम हो रही है, और हमारी जो चाइल्ड बर्थ की एज है वो लेट हो रही है, तो वो अभी कोइंसाइड करेगा। तो ऐसे टाइम पे कुछ प्रिवेंटिव, जैसे जो आप बोल रहे हो, कुछ क्या करते हैं? बिकॉज प्रेगनेंसी तो खुद ही एक इतनी बड़ी चीज है कि उसमें तुम क्या खा रहे हो, क्या ले रहे हो, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड बाय द डॉक्टर। तो वो भी बहुत सारे उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटीज है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें कई टाइप में हम थोड़ी मेडिसिन दे सकते हैं, थोड़ी मेडिसिन नहीं दे सकते। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें यूजुअली कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते, पर सर्जरी कर सकते हैं। तब हमें मैमोग्राम नहीं कर सकते, हमें वो ध्यान रखना है कि उसको रेडिएशन एक्सपोजर ना हो, बिकॉज वो चाइल्ड भी कैरी कर रहे हैं। तो वो सब हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके उसके लिए आगे उसका ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। और इसमें तो फिर वो फीडिंग भी नहीं करा सकते होंगे, जिसको अगर कोई तो अगर वो जब ट्रीटमेंट पे है तो वो नहीं करा पाएंगे तब ट्रीटमेंट, बट दैट इज अ नेसेसिटी। तो वो दैट इज डिफरेंट कि आप चूज कर रहे हो कि मैं ना कराऊं, बट इसमें वो नेसेसिटी बन जाता है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकते उस टाइम। और आप जो टाइप बोल रहे हो, ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स होते हैं मतलब? तो ब्रेस्ट कैंसर के यूजुअली 4 टाइप्स होते हैं। एक हार्मोन पॉजिटिव टाइप होता है, जो हमें हार्मोन्स के हिसाब से होता है। दूसरा टाइप होता है एक HER2 करके एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है, वो अराउंड 20% ऑफ फीमेल्स में, मतलब 10 में से 2 को शायद ये HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होगा। वो एक जेनेटिक डिफेक्ट है जो उसको मेन वो ड्राइवर, उस HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में ये जीन हमें ड्राइव कर रहा है, वो ही कैंसर को ड्राइव कर रहा है, उसी के कारण हमें ये कैंसर आया है। दूसरा, जब ये दोनों नेगेटिव होते हैं तब ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, जो यूजुअली यंगर एज में आता है, जिसमें यूजुअली ये BRCA1 BRCA2 म्यूटेशंस होते हैं।
वो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है। और दूसरा चौथा जिसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, HER2 और हार्मोन, तो उसको हम ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ये चारों में ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है, तो इसीलिए हमें तब और ये चारों का प्रोग्नोसिस मतलब कौन सा थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव होता है, थोड़ा कम अग्रेसिव होता है, उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट प्लान करना। कौन सा अभी सबसे ज़्यादा जनरली आप देखते हो जो होता है? तो हार्मोन पॉजिटिव सबसे कॉमन कैंसर है, वो यूजुअली लेट एज पे आता है, बट अभी धीरे धीरे उसका एज भी कम हो रहा है। और ट्रिपल नेगेटिव ऐसा कैंसर है जो यूजुअली यंगर फीमेल्स को होता है, क्योंकि वो जेनेटिक बेस होता है। जो भी यंग एज में कैंसर होता है वो यूजुअली ज्यादा अग्रेसिव। आई थिंक हीना खान को ट्रिपल नेगेटिव, तो उसको ट्रिपल नेगेटिव और BRCA1 पॉजिटिव कैंसर था, तो उसमें वो जेनेटिक डिफेक्ट भी था, BRCA1 भी पॉजिटिव। उसका भी सेल्फ अवेयरनेस से ही, आई थिंक सेल्फ एग्जामिनेशन से ही उसको अपने लंप के बारे में पता चला, और then she met a healthcare professional. This is very, जो सेलिब्रिटीज का भी मैं देखती हूँ ना रोल, जैसे एंजेलिना जॉली ने जब ये किया, शी मेड अ मार्क, बट उसमें फिर यही था कि तब लोगों को उनका तो क्योंकि जेनेटिक था तो शी डिड अ प्रिवेंटिव टेस्ट और उनको मिला। बट जो आपने बोला कि वो 10 से 15% को ही होता है कि तो लोग क्या सोचते हैं कि मेरे तो किसी भी फैमिली में नहीं है तो मेरे को तो जाने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स सो नॉट ट्रू नाउ। मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये कोई ऐसा कॉमन नहीं बचा कि जेनेटिकली हो रहा है, राइट? दैट्स व्हाट यू थिंक, राइट? मतलब जेनेटिक सिर्फ 10 to 15% होते हैं, बाकी सारे जो है वो स्पॉन्टेनियस ही होते हैं। तो आपने जैसे ये टाइप्स ऑफ कैंसर बताए, ट्रिपल नेगेटिव एंड एवरीथिंग, तो मेरे को थोड़ा और, फॉर एग्जांपल समबडी हु हैज गॉन फॉर अ स्क्रीनिंग एंड एवरीथिंग, तो उसको एक रिपोर्ट आता होगा जिसमें कुछ लिखा आएगा कि ये है आपको, दैट इज पॉजिटिव। क्या आता है जनरली, व्हाट इज, जब भी एक रिपोर्ट आती है ब्रेस्ट, तो व्हाट डज दैट रिपोर्ट सेज? तो यूजुअली मैमोग्राफी से हमें पता चलता है कि हमें कुछ ये अबनॉर्मल गांठ है। उसमें भी वो लोग 5 उसके स्टेजेस देते हैं, या तो 5 इंडिकेटर्स देते हैं कि उसको बायरैड्स बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, बायरैड्स 1 to 4। तो जिसको 1 और 2 होता है उसमें लेस लाइकली है कि ब्रेस्ट कैंसर है, 3 में थोड़ा चांस है कि ब्रेस्ट कैंसर है, 4-5 में यूजुअली हाईली सस्पिशियस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो जब ये हो उसके बाद हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा कंफर्मेटरी टेस्ट इज बायोप्सी। कोई भी कैंसर के लिए हमें बायोप्सी करके उसका प्रूफ देना पड़ता है। तो बायोप्सी पे जब, जैसे मैंने बोला, ये बायोप्सी के पे और एक टेस्ट होगा IHC करके, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, उसमें हमें पता चलता है कि ये कौन सा टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ यूजुअली अगर हम कोई एरिया में देखें तो वो FNAC करते हैं, जो एक सुई लगा के सिर्फ पानी निकाल के पैथोलॉजिस्ट को लगता है ब्रेस्ट पे, हाँ, ब्रेस्ट के अंदर एक सुई लगा के पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट बायोप्सी में एक टिश्यू लेते हैं, मतलब ब्रेस्ट का एक छोटा सा चंक लेते हैं। तो जब FNAC में आ जाता है तो बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि आपको बायोप्सी क्यों करवाना है, वापस बायोप्सी क्यों करना है। तो बायोप्सी इसीलिए करना है क्योंकि हमें कौन से टाइप का कैंसर है ये हमें वो टिश्यू पे ही हम ये इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री रन करके हमें पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का कैंसर है। और मेमोग्राफी के बाद बायोप्सी क्यों करना है, ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग। अच्छा, ओके। और एक बहुत बड़ा दूसरा मिथ है कि बायोप्सी किया तो कैंसर फैल जाएगा, ये भी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। तो बायोप्सी कंफर्मेटरी टेस्ट है, और वो 90% 99% में इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी कि कैंसर उससे स्प्रेड नहीं होता, बट उससे आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि ये आपका कैंसर डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, और वो हमें आगे भी दूसरे बड़े टेस्ट के लिए हमें वो टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। इज इट पेनफुल? तो इट इज़, जब वो छोटा सा जब वो नीडल डाल के वो टिश्यू निकालेंगे तो एज मच एज आपको जब वो कोई सुई लेके आपका ब्लड ड्रॉ करेगा उतना पेन तो आपको होगा। अच्छा, उतना होता है। तो आपने पर जैसे बोला कि अगर 1 और 2 आया तो स्लाइटली मतलब चांसेस नहीं है, तो उसमें फिर बायोप्सी की जरूरत नहीं होती ना? बायोप्सी आफ्टर एनीथिंग आफ्टर 3-4 जो उनको लगता है कि मैमोग्राफी में उनको लगता है कि हाँ ये सस्पिशियस है मैलिग्नेंसी के लिए, तो उसी में हम बायोप्सी करते हैं। अच्छा, वो रिपोर्ट पढ़ के ही हम बायोप्सी के लिए रेकमेंड करते हैं। ओके। और एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना था, ब्रेस्ट का साइजेस डिपेंडिंग डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट women has different breast sizes, तो does breast size also has any role in breast cancer? तो इनडायरेक्टली आई वुड से कि उसका रोल है। हाँ. तो आपका ब्रेस्ट साइज बड़ा है तो डजंट मीन कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है, बट कभी कभी ब्रेस्ट साइज बड़ा होने से मैमोग्राम आपका जो ब्रेस्ट कैंसर है बहुत छोटा होगा तो वो शायद पिकअप लेट करता है, तो उस कारण कभी कभी लेट प्रेजेंटेशन होता है। बट ब्रेस्ट बड़ा होने से ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ गया, वो वापस एक मिथ है।
अच्छा वो मिथ है. हाँ. Any other myths that you want to share? तो अगेन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अंडर वायर वाला ब्रा पहन सकती हूँ कि नहीं. तो अगेन आपके अंडर गारमेंट से आपका कोई ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने का या कम होने का चांस नहीं होता. तो ये भी एक मिथ है कि अंडर वायर वाला ब्रा कैन कॉज ब्रेस्ट कैंसर और उसके कारण हुआ है. वो एक बहुत बड़ी मिथ है. हाँ मतलब अल्टीमेटली ये है कि तुम गूगल खोलोगे ना तो तुम्हें 50 टॉपिक 50 चीजें मिलेगी, पर जो बेसिक है कि हर महीने चेकअप कराओ, हर महीने सेल्फ अवेयरनेस के हिसाब से चेकअप कराओ, और उसके बाद कुछ आ रहा है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाओ. ये एज वाइज आप जैसे अब बोल रहे हो कोई उम्र नहीं रही है वैसे तो ऑल दो, बट फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या एज आप जनरली देख रहे हो जो इंक्रीज हुआ है, तो उसमें व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एज दैट यू आर सेइंग दैट पेशेंट्स आर कमिंग तो फ्रॉम? अगेन जैसे जैसे इन अ फीमेल जब जब वो शी विल बिकम ओल्डर तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ता रहेगा, क्योंकि एवरेज एज ही 50 है. और पोस्ट मेनोपॉजल जब फीमेल्स होती है तो वो ईस्ट्रोजन एक्सपोजर इतने टाइम तक हुआ होता है, तो वो वापस उनका चांस थोड़ा बड़ा होता है ओल्डर एज में. क्यों? बट इतने टाइम तक था, अब बंद हो गया तो अब बढ़ क्यों गया? अब तो कम हो जाना चाहिए ना. क्योंकि इतने टाइम तक एक्सपोज हुआ है. हाँ. और प्लस पोस्ट मेनोपॉजल में भी आपका ईस्ट्रोजन कंप्लीट से शट डाउन नहीं हो जाता. प्लस थोड़ी फीमेल्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी लेती है, जिसमें क्योंकि उनको पोस्ट मेनोपॉजल में जब ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो उनको बहुत सारे हार्मोन रिलेटेड चेंजेस आते हैं, जैसे मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस. तो उसके कारण वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती है, जिसमें अगेन वो अपने आप को हार्मोन्स दे रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा चांस बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का. ओके. नहीं बट जो आप बोल रहे हो कि जो पोस्ट मेनोपॉज जो अब जितना एक्सपोजर था अब तो वो कंपैरेटिवली कम होगा, बट ऑलरेडी इतना हुआ है तो इस वजह से अब एक्यूमुलेट होना और कंपैरेटिवली होना ज्यादा हो जाता है. तो इसमें एक जो प्रोबेबली हार्मोनल इशू बहुत कॉमन हो चुका है लोगों को, तो जैसे इनको पीसीओएस पीसीओडी दिस हैज बिकम द न्यू एज इन कॉमन, जो एवरी अदर वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस और पीसीओडी. तो दिस इज अगेन अ हार्मोनल इम्बैलेंस एंड एवरीथिंग. तो उन लोगों को भी ऐसा कुछ है कि कंपैरेटिवली दे आर एट हायर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? तो अगेन आप पीसीओएस का कॉजेज ढूंढोगे तो उसमें भी एक कॉज है कि ओबेसिटी है, जो अगेन वो एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है. तो उस रीजन से इनडायरेक्ट लिंक है पीसीओएस का ब्रेस्ट कैंसर से. तो अगेन वो थोड़ा इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्रिएट करता है और फ्यूचर में जाके ये सब हार्मोनल चेंजेस कर सकता है, जिससे उनको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क. डायरेक्ट अभी तक कोई लिंक एविडेंस नहीं है हमारे पास पीसीओएस और ब्रेस्ट कैंसर. अभी नहीं है. हाँ. पर प्रिवेंटिव में आप सिर्फ यही बोल रहे हो कि चेकअप कराओ और अपना लाइफस्टाइल सुधारो और उल्टा सीधा मत खाओ. दैट इज द ओनली थिंग. व्हाट अबाउट सेक्स? मतलब अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन आई एम आस्किंग इज, सेक्स से बोलते हैं कि हार्मोनल बैलेंस होता है, apparently people feel lighter, good hormones are secreted and everything. So does that plays any role in improving the so not really, not for breast cancer. There is no कोई ऐसा हमारे पास अभी एविडेंस नहीं है कि होने से या नहीं करने से या जो भी कि ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ेगा या कम होगा, वैसा कोई डेटा नहीं है हमारे पास. नो डेटा एज सच. एंड व्हाट अबाउट ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लेते हैं? उससे अगेन वो थोड़ा उसमें भी ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, जिससे थोड़ा आपका रिस्क बढ़ता है. बट अगेन वो भी अभी जो पहले से जो उनका क्वांटिटी था वो काफी कम है, तो अगेन उसके चांसेस अभी धीरे धीरे कम हो गए. अल्टीमेटली ओके. मतलब जो है तुम्हारी बेसिक लाइफस्टाइल है, दैट्स द ओनली पॉइंट. लास्ट थिंग जो आप जो भी लिसनर्स हैं जो भी सुन रहे हो, दैट यू रियली वांट टू से आउट लाउड. हमने सारा डिस्कशन तो किया है रिवॉल्विंग अराउंड कि क्यों हो रहा है, क्या सोल्यूशन है और कब आ जाना चाहिए, बट लास्ट थिंग दैट यू रियली वांट टू से आउट लाउड टू पीपल हु सर इज लिसनिंग. सो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से कि आप इस कैंसर क्योरेबल है. ये नहीं है कि कैंसर एक जब हम उनको ये बताते हैं वो पहले ही इतने ओवर थिंक करके अपने माइंड में इतने सारे थॉट्स बना लेते हैं. इवन कैंसर की ट्रीटमेंट अभी इतनी नई लेटेस्ट पॉसिबल है. जब मैंने पढ़ना चालू किया और मैं अभी जब प्रैक्टिस में 3 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसमें ही इतने सारे हमारे गाइडलाइंस चेंज हो गए, क्योंकि नए लेटेस्ट ट्रीटमेंट आ रहे हैं. तो हमारे कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेस साइड इफेक्ट के साथ पॉसिबल है. और ये जो टैबू है कैंसर के आजू बाजू, उससे हमें लड़के आगे कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना है, ताकि हम उसका अच्छे से सामना कर पाए और हमें जितनी भी साइड इफेक्ट है वो भी कम कर पाए.
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये आप जो ट्रीटमेंट की बात बोल रही हो अब नया जमाने का, तो एआई का कोई रोल है क्या ट्रीटमेंट में अभी? सो एआई का रोल अभी सारे ट्रीटमेंट में आएगा, और स्पेशली आएगा अभी? आएगा और धीरे धीरे इट इज कमिंग. अभी सबसे ज्यादा एआई का रोल मुझे लगता है कि पेशेंट की लाइफ में ज्यादा है डॉक्टर की लाइफ से, क्योंकि अब वो चैट जीपीटी में पढ़ के हमें क्वेश्चंस पूछते हैं. बट डेफिनेटली एआई का रोल लाइक डायग्नोसिस में भी आएगा. जैसे मैंने बोला मैमोग्राफी, तो अभी एआई अगर मैमोग्राफी को और एक्यूरेटली प्रॉबेबली डिटेक्ट कर पाएगा. पैथोलॉजी में एआई विल कम वेयर वो जो कैंसर सेल्स को, क्योंकि वो पैटर्न रिकग्निशन से एआई वर्क्स विद पैटर्न रिकग्निशन, तो वो और प्रॉबेबली एक्यूरेटली कैंसर को डायग्नोस कर पाएगा. लकीली फॉर हमें क्लिनिशियंस और ये सर्जन्स का आई डोंट थिंक कि वो अभी इतना जल्दी वो हमें रिप्लेस कर पाएगा. ऑब्वियसली वो तो क्योंकि एज यू नो भले कैंसर एक साइंस है बट कीमो देना एक आर्ट है. सो ओनली आप जब वो पेशेंट को देखते हो तब आपको पता चलता है आपको कितना डोज कम करना है, उसकी और दूसरी कौन सी फाइनेंशियल कौन सी प्रॉब्लम्स है. तो मैं किसी को 10 लाख का ट्रीटमेंट बोल सकती हूँ, बट ऑब्वियसली मुझे ये सोचना है कि ये कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है, वो क्या क्या अफोर्ड कर सकता है, और किससे मैं लीस्ट फाइनेंशियली टॉक्सिक बट मोस्ट इफेक्टिवली मैं उसको ट्रीट कर सकती हूँ, जो ये सब एआई प्रोबेबली इज नॉट गोइंग टू थिंक. और अगेन उनके इमोशंस और उनकी दूसरी जनरल हेल्थ को भी इतना ही इम्पोर्टेंस, ह्यूमन जो कनेक्शन है वो आई थिंक ओनली अ ह्यूमन कैन फॉर्म. हाँ ऑब्वियसली, मतलब वो चीज को रिप्लेस करने में तो डेफिनेटली एआई का रोल है. इवन अभी हमें आई थिंक इवन पढ़ने में, अभी हम जो इतनी बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे, अभी हम वो इजीली इलैबोरेट करके एआई को लॉट ऑफ थिंग्स हैज चेंज. तो वो तो आगे जाके काफी कुछ हेल्प करने वाला है. एंड इवन आई वुड लाइक टू से ये चीज कि मेरे को तो ये लगता है कि जो ये कैंसर का पूरा सिचुएशन है, एक जो आपने बोला ना कि इतना इंडिया में सबसे बड़ा रीजन कि लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं है, वेट करते रह जाते हैं किसी, तो फैमिली का भी बहुत ज्यादा, जो आपने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो हूसोएवर इज वाचिंग, आई थिंक फैमिली का सपोर्ट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम टेकिंग दैट पर्सन टू द हॉस्पिटल टू जब उनका वो जो पूरा प्रोसेस चलता है फ्रॉम थेरेपी टू ऑल द ट्रीटमेंट्स एंड एवरीथिंग, फैमिली ही सबसे ज्यादा सपोर्ट और हेल्प कर सकती है एक पेशेंट को. सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट थैंक यू सो मच डॉक्टर. आई मीन बहुत ही सरलता से आपने बहुत अच्छा समझाया है, काफी कुछ क्लियर हुआ है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में. और एक चीज प्लीज, कितने मिनट लगते हैं ये टेस्ट करने में? 3 मिनट. 3 मिनट का टेस्ट है, महीने में. आप खुद भी करो और अपने जितने भी लव्ड वंस हैं उनको भी बोलो कि ये टेस्ट करें. बट थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर इट.